देखो, आज हम हल करेंगे अध्याय 1 के मोस्ट आईएमपी प्रश्न, जो कि 2024 के लिए मोस्ट आईएमपी है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम करते हैं कि अध्याय 1 से कितने नंबर के आएंगे। देखिए, अध्याय जो 1 है इससे आएगा 6 नंबर का, जिसमें दो दो नंबर वाले 2 प्रश्न रहेंगे और 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो दो दो नंबर वाले जो 2 प्रश्न रहेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव भी अभी बता दूंगा। देखिए, यहाँ पर जो है एक प्रश्न आता है एचसीएफ और एलसीएम से। या तो ऐसा पूछेगा कि 2 संख्याएं दी रहेंगी, इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, या फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, या फिर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रश्न, और देखिए कौन कौन से वो प्रश्न हैं। सबसे पहले देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। या तो ऐसा आएगा कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए या फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली जो संख्या है, पहली है वो 26 और 91। अब देखिए, अपन लिखेंगे हल ऐसा, एक बार फिर से लिख देंगे 26 और 91। तो अपन यहाँ लिखेंगे इसके बाद अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम 26 के निकालते हैं, फिर 91 के निकाल लेंगे। तो 26 के ऐसे निकालेंगे, तो देखो 26 सम संख्या है, 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से कितने बार में जाएगा, 13 बार में। फिर ये 13 जो है अभाज्य संख्या है, तो 13 तो 13 से ही जाएगा, 13 एकम 13। उसके बाद 91 के भी निकालते हैं। ये कहीं से जाएगा 91 से, या तो 13 से जाएगा या तो 7 से जाएगा। तब 7 से, तो 7 13 91 और 13 एकम 13। अब देखो 26 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 गुणित 13, तो 2 और 13 तो 2 गुणित 13। उसी प्रकार 91 कौन कौन से हैं, 7 गुणित 13, तो 7 गुणित 13। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों के गुणनखंडों में होती है। देखिए, यहाँ पर 2 गुणित 13 है, यहाँ पर 7 गुणित 13 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन सी है, 13। तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13। उसके बाद हम करते हैं बात एलसीएम की। अब देखो, एलसीएम जो होता है, इन दोनों का जो जोड़ा बन रहा था, 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी, तो वो वाला 13 तो आप पहले लिख दें। इसके बाद जो बचा है सब लिख दें, 2, इसके बाद 7 भी। अब इसका हम गुणा करते हैं, 13 दूनी 26। 26 का अगर हम 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182। तो हम आंसर में लिख देंगे एचसीएफ बराबर 13 और एलसीएम बराबर 182। ये था हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, मैं कम से कम करीब इसमें 7 से 8 प्रश्न बताऊंगा, और 7 से 8 प्रश्नों से ही आएगा आपका, दोनों प्रश्न उसी से आ जाएंगे। आप बस ध्यान से समझते जाना। इसके बाद देखिए, दूसरा हमारा जो है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए 12, 15 और 21, ये भी इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम 12 के निकालते हैं। तो 2 से जाएगा तो 2 छक्का 12, फिर ये जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 से 3 बार, फिर इसके बाद 15। ये कैसे जाएगा, 3 से या 5 से, तो 3 पचे 15, फिर ये 5 एकम 5। उसके बाद 21 का भी निकालते हैं। तो ये जाएगा 3 से, तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। देखिए 12 के हम लिख लेते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3, उसके बाद 15 की 3 गुणित 5, उसके बाद 21 के भी लिख लेते हैं 3 गुणित 7। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के गुणनखंडों में है। देखो कौन सी है, 3। देखो तीनों में 3 दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। इसके बाद एलसीएम,
एलसीएम इन ये वाला 3 ये वाला 3 ये वाला 3 मिला के तो पहले हम 3 लिख दें, बाकी जो बचा है उसको लिख दें। ये वाला 2 ये वाला 2 तो 2 बड़े 2, ये वाला 5 और ये वाला 7। इसका बड़ा करते हैं। 7 पाना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दिया, ये हो जाएगा 420। तो हम आंसर में लिख देंगे HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420। तो ये था 12, 15 और 21 वाला। हो सकता है इसका LCM बस पूछे, हो सकता है इसका HCF बस पूछे, या फिर दोनों भी पूछ सकता है। हम उससे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछे, लेकिन जो पूछना है, जो पूछेगा हमें लिखना वही है। अगर HCF पूछे तो HCF, LCM पूछे तो LCM। अब देखिए, ये इस साल आने की सबसे ज़्यादा इसकी संभावना है 8, 9 और 25 को। या तो इसका LCM पूछेगा या तो इसका HCF पूछेगा, और हो सकता है दोनों भी पूछ ले, तो कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहले लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से अलग अलग निकालते हैं। 8 कितने में जाएगा? 2 से, तो 2 से 4 बार, ये 4 से 1, ये जाएगा, ये भी 2 से 2 बार और ये 2 से 1 बार। उसके बाद में 3 से 3 बार, ये 3 से 1 बार। इसके बाद 25, 5 से जाएगा 5 बार और ये 1 बार। सबसे अलग अलग लिख देते हैं दोनों के, 8 के, 9 के और 25 के। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर 3 गुणे 3, और यहाँ पर 5 गुणे 5। देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जो इसके सभी में, तीनों में हो, तो यहाँ पर तो कोई नहीं है। देखिए जब भी कोई संख्या ना हो तो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो 1 तो आ रहा है ना, तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? 1। ये इसके बाद हम LCM की बात करते हैं, तो सभी को लिख लेते हैं। ये 3 और 2, ये दोनों 3 और ये दोनों 5। इसका बड़ा करते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। ठीक है, और 72 का हम यहाँ 25, 72 का 25 में करेंगे तो आएगा कितना? 1800। तो आंसर में लिख देंगे HCF बराबर 1 और LCM बराबर 1800। ये था हमारा 8, 9 और 25 वाला। इसके बाद देखिए, जो ये जो है उदाहरण 6वां है पुरानी किताब में, मेरे पास कोई पुरानी किताब है, तो उदाहरण है 6 और 20। ये भी बहुत ज़्यादा आता है, इसके लिए हम निकाल लेते हैं। इसके लिए वही लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। छः के हम अलग से निकालते हैं। ये कैसे जाएगा? 2 से 3 बार में, और 3 जाएगा 1 बार में। उसके बाद 20 के निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा 10 बार में, ये 2 से जाएगा 5 बार में, और ये 5 से जाएगा 1 बार में। अलग अलग लिख लेते हैं कि 6 के 2 गुणे 3, उसी प्रकार 20 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखो सबसे पहले तो HCF, दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है? दोनों में 2 दिख रहा है, यहाँ तो 2 है, 3 यहाँ 3 नहीं है, दोनों में 2 है, तो HCF कितना हो गया? 2। उसके बाद LCM, दोनों का 2 मिला के ये 2, बाकी जो बचा उसको लिख लो 3, ये वाला 2 और ये वाला 5। गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 10 3 30 और 30 दूनी 60। तो हम आंसर में लिख देंगे HCF बराबर 2 और LCM बराबर 60। ये फिर एक और 6 और 20 वाला। मैं जो आप लोगों को प्रश्न बता रहा हूँ मोस्ट IMP प्रश्न है, और मैं हर अध्याय के बताऊंगा आज से। इसके बाद देखो लिखा है 336 और 54, ये भी मोस्ट IMP है इस साल के लिए।
तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले। अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम 336 के निकालते हैं। 336 सम संख्या है तो 2 से चला जाएगा। देखो 2 एकम 2, यहाँ पर हो जाएगा 13, तो 2 छक्का 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16। उसी प्रकार फिर 2 से जाएगा तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 जो है 2 से नहीं जाएगा तो कितने जाएगा 3 से, तो 3 7 21 और 7 एकम 7। ये होगा 336 की। अब 54 के निकालते हैं। 2 से कितने बार में जाएगा 27 बार में। अब देखो ये जाएगा 27 जो है 3 से जाएगा 9 से जाएगा, तो हम 3 से करते हैं। 3 नाम 27, फिर 3 भी जाएगा 3 से 9 ही जाएगा तो कितने बार में 3 बार में, और 3 जाएगा 3 एक बार में। अब देखो 336 के हम अलग से लिख लेते हैं और 54 के भी हम अलग से लिख लेते हैं। 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 बार, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और 3 गुणित 7। 54 के आया है 2 एक बार और 3 आया है 3 बार। ऐसा सबसे पहले हम करते हैं HCF। अब देखो HCF के लिए कॉमन संख्या कौन सी है 2 है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, और बाकी किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, तो हम लिख देंगे ये वाला जोड़े का 2 ये, और ये वाले जोड़े का ये वाला 3, तो HCF कितना हो गया 2 तिया 6। इसके बाद LCM। अब देखो LCM में हम क्या करेंगे, ये जो जोड़ा बन रहा था 2 का, ये वाला 2 और ये वाले जो 3 का बन रहा था इनको तो हम पहले लिख दें। इसके बाद जो बचा है उनको सब लिख दें, ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, ये वाला 7। अब देखो ये वाला 3 तो जोड़ा में आ गया था, ये वाला 3 और ये वाला 3, ऐसा। अब देखो इन सभी का अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा कितना 3024। तो हमारा आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ HCF बराबर 6 और LCM बराबर 3024। ये था हमारा 336 और 54 वाला। मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सभी मोस्ट IMP हैं 2024 के लिए। आप इनको अच्छे से बिल्कुल सॉल्व कर लो और यही आएंगे, और 2-2 नंबर वाले तो 2 प्रश्न आते हैं तो इन्हीं में से ही आएगा। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं अपरमेय वाली संख्याओं में। देखिए इसके बाद जो हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे कि अपरमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम इसका उल्टा लेंगे, इसके जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी 4-5 प्रश्न हैं, हम इनका उल्टा लेंगे। बहुत ही सरल है ये, और इनमें से एक प्रश्न आता है 2 नंबर का। तो हम सबसे पहले इसको लिख देंगे कि माना 3 + 2 करनी 5 एक परमेय संख्या है, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। तो माना 3 + 2 करनी 5 एक परमेय संख्या है, हम ऐसा लिख लेंगे। अब देखिए जब हम परमेय संख्या मान लिए हैं तो हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 3 + 2 करनी 5 बराबर P/Q, क्योंकि हमने परमेय संख्या माना है ना, तो इसलिए हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर देंगे। यहाँ लिख देंगे कि जहाँ P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये लाइन हम यहाँ लिखना है, ठीक है। देखिए माना 3 + 2 करनी 5 एक परमेय संख्या है, तो 3 + 2 करनी 5 बराबर P/Q, जहाँ P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है और Q का मान जो हर में होता है ना वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक बार फिर मैं इसको लिखता हूँ, 3 +
2 करनी 5 बराबर P बटे Q। अब देखिए जो 3 है इस तरफ जाएगा P बटे Q के पास, तो कहीं में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2 करनी 5 बराबर P बटे Q, 3 इस तरफ आएगा तो माइनस में। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 करनी 5, P का हम 1 में गुणा करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे तिर्यक गुणा। P का 1 में करेंगे तो P, Q का 3 में करेंगे तो 3Q, ये P है, और Q का 1 में करेंगे तो Q। इसके बाद इस 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे, गुणा में है तो बटे में आ जाएगी, करनी 5 P माइनस 3Q और Q, और ये वाला तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे, हम लिखेंगे हमें ज्ञात है कि करनी 5 एक हम लिखेंगे हमें ज्ञात है कि करनी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो P माइनस 3Q बटे 2Q भी परिमेय संख्या नहीं है। आता है, फिर इसको लिख देंगे 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, और लास्ट में इति सिद्धम। तो ये था हमारा 3 + 2 करनी 5 वाला। इसके बाद मैं अगला करवाता हूँ। देखिए इसके बाद है सिद्ध कीजिए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या। हम इसको भी सिद्ध करते हैं, इसको भी हम बिल्कुल वही लिख देंगे, माना 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको हम P बटे Q के रूप में भी लिखेंगे, 7 करनी 5 बराबर P बटे Q, जहाँ P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तथा Q बराबर नहीं है 0 के। देखो एक बार फिर से मैं इसको लिखता हूँ, 7 करनी 5 बराबर P बटे Q। देखो करनी 5 का अगर हम मान निकालेंगे तो P बटे Q और 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो फिर से वही हम लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि करनी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो P बटे 7Q भी परिमेय संख्या नहीं है। आता है, फिर ये लिख देंगे 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इति सिद्धम। तो ये था हमारा 7 करनी 5 वाला भी। अब देखिए इसके बाद मैं करा रहा हूँ 6 + करनी 2 वाला। ये है 6 + करनी 2, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि 6 + करनी। अब देखो यहाँ पर हम लिख देंगे कि माना
6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 6 प्लस करनी 2। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो करनी 2 और पी बटे क्यू 6 इस तरफ आएगा तो माइनस का 6, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। अब देखो करनी 2, पी का हम 1 में गुणा करेंगे तो पी, 6 का हम क्यू में करेंगे तो 6 क्यू, और क्यू का हम 1 में करेंगे तो क्यू। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमें ज्ञात है कि ये वाली करनी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो p माइनस 6q और बटे में q भी परिमेय संख्या नहीं है, अतः 6 प्लस करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, ये हो गया 6 प्लस करनी 2 वाला। कोई भी प्रश्न आ जाए बस आप अच्छे से इनको कर लेना। तो ये थे जितने सारे प्रश्न बताया अध्याय 1 में, यही मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। अब देखो अब मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव जो रहेगा एक ऑब्जेक्टिव किसी भी संख्या का या तो एचसीएफ पूछेगा या तो एलसीएम पूछेगा, यही प्रश्नों से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव जो आएगा या तो आ जाएगा कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है कि भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे अपरिमेय संख्या कैसी होती है, जो करनी वाली होती है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। करनी 5, करनी 7, ठीक है, करनी 11, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, 0, 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। 3 ये भी परिमेय संख्या है, यानी कोई भी संख्या एक परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद करनी 16, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये 16 जो है किसी भी संख्या का ये वर्ग है। किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। यदि कोई संख्या करनी के अंदर है, अगर वो किसी संख्या का वर्ग है तो वो परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या है, करनी 5, करनी 7, करनी 11, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। ये करनी 16 जो है किसी संख्या का वर्ग है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है, भले करनी इसमें लगी है। तो एक ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा। इसके बाद देखो एक प्रश्न और है, देखिए एक प्रश्न और है जो 2 नंबर में आता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका। इसमें लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यह भी आईएमपी होता है, यह भी कई बार आ चुका है प्रश्न। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव और देखो, जो ऑब्जेक्टिव है गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो कि आपके अध्याय 1 में है। ठीक है, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। यह भी एक आईएमपी ऑब्जेक्टिव है। तो ये रहे हमारा अध्याय 1। ठीक है, मैं आप लोगों को अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक के सभी आईएमपी ऑब्जेक्टिव और आईएमपी प्रश्न पूरे ही सॉल्व कराऊंगा मैं।